हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है चैप्टर 1 क्लास 12 दैट इज़ द लास्ट लेसन। तो फिर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 के आगे का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह द रेसेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो यहाँ पे फ्रांस बोलता है कि ओह वही अभागे लोग थे जो टाउन हॉल में खड़े हुए थे। टाउन हॉल में वही लोग खड़े हुए थे जो बहुत अभागे महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत उदास भी लग रहे थे, क्योंकि उनका जो एल्सेज एंड लॉरेंस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब वो जर्मन के हैंड्स पे चले जाते हैं। तो जर्मन इनको लीड करेगा, ना कि प्रूशिया। माई लास्ट फ्रेंड्स लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। हाँ, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। तो यहाँ पे हमारा फ्रांस कहता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंड्स लेसन है, मुझे शायद ही बहुत मुश्किल से दिखना आता है और शायद मैं आगे कभी पढ़ भी नहीं पाऊँगा और मुझे यहीं रुकना पड़ेगा फिर। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old now that I couldn't give up, and am humble to the idea that he was going away. I should never see him again. Made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो यहाँ पे फ्रांस कहते हैं कि मैं कितना बेचारा हूँ कि मैंने अपने लेसन्स नहीं पढ़े, मतलब मैं कितना अभागा हूँ। मैं बाहर चिड़ियों के अंडों को देखने में और स्लाइडिंग ऑन द सार यानी कि झूले में झूलने के लिए जाता था। मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले एक न्यूजेंस लगती थी, न्यूजेंस का मतलब होता है बाधा, न्यूजेंस का मतलब होता है बाधा। तो मेरी किताबें जो मुझे कुछ समय पहले तक बाधा लगती थी, रुकावट लगती थी मेरी आज़ादी के प्रति, मुझे बहुत भारी लगती थी मेरी किताबें, मेरी ग्रामर की किताबें, मेरी हिस्ट्री की, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, बट अब वो मेरी पुरानी दोस्त हो चुकी हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। And am humbled to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम हेमल भी ये हम लोग ये विचार सोचकर कि वो जा रहे हैं और वो हम उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे, वो मुझे उनके आयरन रूलर और वो कितने ज़्यादा क्रैंकी, जिसे हम बोल सकते हैं बैड टेम्पर या फिर इरिटेबल थे, वो मुझे मतलब ये बोल रहे हैं इस लाइन में कि जो हम हमारे साथ व्यवहार करते थे, कितना चिड़चिड़े रहते थे हमारे साथ, और उनके डंडे के बारे में, हम सब लोग उनकी बुराइयों के बारे में भूलने वाले हैं अब। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had gone to school more. They had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing respect of the country that was there no more. तो दोस्तों मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश में रीड करके बताती हूँ ना, इससे बढ़िया है कि मैं आपको डायरेक्ट पैरा बताऊँ कि ये वाला पैरा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और डायरेक्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी तो इससे आपका टाइम भी खोटा होगा। नहीं मतलब अच्छी बात है ऐसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, बट इंग्लिश में तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं बुक से ना, तो मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में समझाती हूँ ताकि आप इंग्लिश से बुक से रीड करें, इंग्लिश जो पैरा है इसको बुक से रीड करें, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में बताऊँ तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो अगली बार मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी, ये सब पैरा नहीं पढ़ूँगी। ओके, अगर आपको उससे कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो इस लाइन का मतलब है हाँ तो हम कहाँ थे, बेचारे हमारे सर जो कि लास्ट लेसन दे रहे थे आज हमें, वो एक अच्छे से संडे क्लोथ्स पहन कर आए थे अपने, और अब मुझे समझ आया कि ये ओल्ड मैन जो कि विलेज के थे वो क्यों पीछे बैठ रखे थे रूम के, क्योंकि उनको भी सॉरी फील हो रहा था कि वो अब स्कूल और नहीं जा पाएंगे, और उनको भी सॉरी फील हो रहा था कि वो स्कूल नहीं गए और अब ना ही कभी जा पाएंगे। इट वॉज़ देयर वे ऑफ थिंकिंग। तो ये उनका एक तरीका था अपने मास्टर को थैंक करने का, जो कि उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस दी थी हमारे स्कूल में। ये इतना याद कर लीजिएगा, MCQ में आ सकता है एग्ज़ाम्स में। एंड और जो उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाई कंट्री के प्रति, जो कि अब उनकी हमारी बिल्कुल नहीं है। तो अब पहला पैरा पढ़ते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग से लेकर लुक अप तक मैं आपको समझाऊंगी।
तो इस पैरा में फ्रांस कहते हैं कि वो सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें अपना नाम सुनाई देता है और वो उनकी टर्न थी रिसाइट करने की यानी पढ़ने की। मतलब जो पार्टिसिपल्स उनको पढ़ने के लिए देते हैं वो सुनाने की फ्रांस की बारी थी। नेक्स्ट लाइन में फ्रांस बोलते हैं कि मैंने क्या नहीं किया पार्टिसिपल के रूल बताने के लिए, और काफ़ी मैं उन्हें क्लियर तरीके से बताना चाहता था बिना कुछ गलती किए, पर मैं पहला वर्ड बोलते ही कंफ्यूज हो गया था और मैं पूरा मिक्सअप हो गया था और मैं वहाँ खड़ा ही रह गया होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क पकड़े। मेरा हार्ट बहुत ज़ोर मतलब मेरा हार्ट बीट भी कर रहा था और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। नेक्स्ट पैरा में आई हर्ड एम हैमल टू से मी से लेकर अवर सेल्फ विद तक मैं एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, तो इसमें फ्रांस कहते हैं कि मैंने एम हैमल को सुना बोलते हुए मुझसे कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, और देखो ना हर दिन हम कहते रहते हैं कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, मैं इसे कल करूँगा कल करूँगा, हम बातों को टाल देते हैं ना आज के लिए कि कल करूँगा करके, और अब तुम देख सकते हो कि क्या हुआ है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्से। ये तो एल्से से जाके कोई डिस्ट्रिक्ट थी उसके लिए बहुत कठिनाई की बात हो गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो कल पढ़ूंगा कहती है, और अब ये फेलो नहीं, लेखक तो चाह ही रहा था कि वो एम हैमल को अच्छे से रूल सुना सके और शाबाशी पाए, या फिर उनके टीचर को भी अच्छा लगता कि अगर वो एम हैमल के रूल बिना किसी गलती के और बहुत क्लियर तरीके से बता पाते, बट वो हिचकिचा गए और नहीं बता पाए, वो डर गए, मिक्सअप हो गए, उनका हार्ट बीट होने लगा और वो वहाँ खड़े ही हो गए और वो ऊपर नहीं देख पाए, उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखें। और फिर नेक्स्ट पैरा जो कि आई हर्ड एम हैमल टू से मी से लेकर और सेल्फ विद तक है, तो इस पैरा में फ्रांस कहते हैं कि मैंने सुना कि एम हैमल मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रांस, तुम्हें तो खुद ही बुरा लग रहा होगा, देखो ना हर दिन हम कहते रहते हैं कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्से। अब ये तो एल्से इसके लिए बहुत परेशानी वाली बात हो गई है, पर देखो अब तुम्हें पता होगा कि हम कहाँ पहुँचते हैं। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है फ्रेंच सीखने के लिए। तो जो ये लाइन है दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस शी पुट्स लर्निंग टिल टुमारो, तो यहाँ पे लेखक कहता है कि यही तो एल्सेस की परेशानी है कि वो कल के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब तुम जर्मन लोग को मौका दे चुके हो कि वो तुम्हें बोलें कि तुम लोग ये कैसे इंसान हो, मतलब इंसानी से मतलब कि वो तुम पे हंसेंगे कि तुम्हें खुद की लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग यही कहेंगे कि वो तुम सिर्फ दिखावे के लिए फ्रेंच मैन हो, ना तुम फ्रेंच लिख सकते हो, ना ही तुम बोल सकते हो फ्रेंच को, जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। लेकिन उनके टीचर एम हैमल बोलते हैं कि लेकिन फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, तुम ही अकेले नहीं हो जिसको फ्रेंच बोलना नहीं आता, और सिर्फ तुम ही बुरे नहीं हो, हम भी बहुत बुरे हैं, हम भी खुद को कोसेंगे क्योंकि हमारी भी कुछ ना कुछ तरीके से गलती है इस बात में। नेक्स्ट पैरा में बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद इच्छुक नहीं थे कि तुम पढ़ो, वो तुम्हें काम के लिए भेज देते थे फार्म में और मिल्स में ताकि तुम कुछ पैसे कमा पाओ, और मैं खुद को भी ब्लेम करूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेजा था इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स लर्न करने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फ़िशिंग करने जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हें एक छुट्टी नहीं दी, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था अपनी फ़िशिंग करने के चक्कर में। तुम्हारी कितनी पढ़ाई मिस हुई होगी ना, मतलब वो यही कहते हैं कि हमारी भी गलती है कि तुम पढ़ नहीं पाए, हमने तुम्हें फलाना ढिमकाना काम में भेज दिया था। नेक्स्ट टाइम में बोलते हैं देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट टू टॉक। चलिए पहले आप पढ़ लीजिए, आपको हिंदी में समझाती हूँ। फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़, फिर एम हैमल दूसरी चीज़ के बारे में कहने लगते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहने लगते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, पूरी विश्व में पूरी दुनिया में बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत क्लियर लैंग्वेज है उनकी फ्रेंच, और बहुत लॉजिकल है, और हमें इसे बचाना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग
एनस्लेव्ड होते हैं, किसी कब्ज़े में होते हैं। जब तक हमारी लैंग्वेज हमारे पास है, हमारे पास अपने गिरफ्त की चाबी होगी। और उन्होंने फिर ग्रामर की बुक निकाली और फिर वो लेसन को रीड करने लग गए। और फिर मैं खुद अमेज़ था कि कितना अच्छा वो समझा रहे थे उस दिन, और कितने ध्यान से हम सब उन्हें सुन रहे थे, जो कि हमने कभी आज से पहले नहीं सुना था। ही हैड नेवर और उन्होंने ये सारी चीज़ें इतनी पेशेंस से समझाई उस दिन, जो कि इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो ये ऐसा लगा था कि वो बेचारे आदमी, वो गरीब आदमी, गरीब इसलिए क्या था रहा है क्योंकि वो बेचारे जर्मन छोड़ के जाने वाले थे, फ्रांस छोड़ के जाने वाले थे। और ये उनको देख के ऐसा लगा था कि वो सारी नॉलेज आज हमें देने वाले हैं जो कि उनके पास है जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड एट वन स्ट्रोक। और वो चाहते हैं कि हमारे एक ही बारी में पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लाइसेंस इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग में लेसन था, और उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपी थी जिसमें फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। और वो ऐसा लग रहा था उन कॉपियों को देख के कि जो फ्लैग्स हैं वो चारों ओर बिखरे हुए हैं, रॉड से लेके डेस्क के टॉप तक फ्लैग्स बिखरे हुए हैं। और सभी लोग बहुत शांत थे उस दिन, सब अपने काम पे इतना बिजी थे, कितने पेशेंटली सब काम कर रहे थे कि सिर्फ पेन के खरोचने की आवाज़ आती नहीं, पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी। और कुछ समय बाद मतलब बीटल्स अंदर आए उस क्लासरूम के, लेकिन किसी ने भी अटेंशन नहीं पे की, किसी ने थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दिया उन बीटल्स पर जो कि अंदर आए क्लास के। सभी इतना अटेंटिव थे अपने काम के प्रति। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने तक उस बीटल्स में ध्यान नहीं दिया। और वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी कॉपीज पर फ़िश के हुक बना रहे थे, और उन फ़िश के हुक्स को ऐसे देख के ऐसा लगा था कि वो भी फ्रेंच हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे भी इतनी ही ध्यान से सब पढ़ रहे थे। और हमारे छत पे जो पीजन्स थे वो भी गुटरगू कर रहे थे। और मैंने खुद से सोचा, क्या जर्मन लोग इन्हें भी जर्मन बोलना सिखाएंगे? विल दे मेक देम सिंगिंग जर्मन? क्या वो लोग इन्हें जर्मन बोलना भी सिखाएंगे? पीजन्स तक उनकी गुलामी करेंगे और जर्मन बोलेंगे क्या? ये मैंने फ्रांस ने सोचा। फ्रांस कहते हैं कि जब भी मैं अपनी राइटिंग की बुक से नज़र हटा के एम हेमल को देख रहा था तो उनको देखकर ऐसा लगा था मतलब कि वो बहुत उदास हैं, क्योंकि वो बहुत मोशनलेस है, यानी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, एक जगह पे अपनी चेयर पे थे, और कभी एक चीज़ को देख रहे थे तो कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे। सर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो पूरी क्लासरूम को याद करने की कोशिश कर रहे थे, पूरे क्लासरूम को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसा लगता है पूरा क्लासरूम। 40 सालों से ऐसे ही था। फ्रांस पूरे 40 साल दे चुके थे उस क्लासरूम में। क्लास के बाहर गार्डन भी था और वो पूरा क्लास उस गार्डन के सामने था, और पिछले 40 सालों से क्लास वैसा का वैसा ही रहा। बस वो डेस्क्स और बेंचेस ही थे जो कि स्मूथ हो गए थे समय के साथ। वहाँ जो वॉलनट ट्री थे, जो अखरोट के पेड़ थे, वो बड़े होते जा रहे थे। और जो वहाँ जो होपवाइन के पेड़ थे, यानी होपवाइन के पेड़ वो होते हैं कि होपवाइन मतलब एक प्लांट होता है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बेल्स होती हैं। तो फिर जो वो होपवाइन था वो पूरे क्लास पे फैल चुका था, वो एम हेमल ने लगाया था वहाँ पे, और वो घूम घूम के पूरी विंडोज से लेके छत तक फैल चुका था। देख सकते हैं आप लोग होपवाइन के पेड़ कैसे होते हैं। और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। ऐसे बेल से लटकी होती हैं होपवाइन्स के पेड़ों की, जो कि पूरी क्लासरूम पे फैल चुकी थी। नेक्स्ट लाइन में फ्रांस कहते हैं कि कितना दिल टूटा होगा एम हेमल का कि उन सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है, सब छोड़ के जाना पड़े हैं, पुअर आदमी बेचारे हमारे सर ये। और उनकी जो सिस्टर थी वो भी वहाँ सामान को उधर उधर करी थी, तो ये सब सुनाई दे रहा था उस पुअर मैन को कि उसकी बहन ट्रंक्स को पैक्स वगैरह कर रहे हैं। कितना बुरा लग रहा होगा उस समय उन्हें। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और वो अगले ही दिन पूरी कंट्री को लीव करने वाले हैं। नेक्स्ट पैरा में फ्रांस कहते हैं बट ही हैड द करेज टू एवरी लिसन टू द वेरी लास्ट। तो इस पैरा में फ्रांस कहते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति थी, इतना साहस था कि वो पूरे लेसन को लास्ट तक पढ़ सक। राइटिंग के बाद हमारा लेसन हिस्ट्री का लेसन था, और उस समय बेबीज चैंट कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे बे बी बी बो बू पढ़ सकते हैं आप लोग, ऐसे बेबीज बोल रहे थे वहाँ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉशर ने, और जो कि पीछे जो कि ओल्ड हॉशर बैठे थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल यानी उन्होंने अपना चश्मा था वो निकाल दिया था, और ओल्ड प्राइमर को अपने हाथों से पकड़े हुए थे, दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, और लेटर स्पेल करते हैं हमारे साथ।
और आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी कितना रो रहे थे। उनकी जो वॉइस है ना वो ट्रैम्बल करती, उनकी वॉइस करकरा रही थी, जो कि फुल ऑफ इमोशंस यानी भावनाओं से भरी हुई जो उनकी आवाज़ थी वो लड़का रही थी, वहाँ कड़कड़ा रही थी। और वो सुनने में फ़नी भी लग रहा था, थोड़ा मनोरंजन टाइप लग रहा था, बट हम सभी हंसना और रोना चाहते थे क्योंकि हम सभी एक तरह से उदास थे, बट उसकी आवाज़ भी हमें थोड़ा हंसा रही थी। बट कितना पेनफुल रहा होगा। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। मैं बहुत अच्छी तरीके से वो लास्ट लेसन याद करता हूँ। ऑल एट वंस द चर्च कॉल स्ट्रक 12। अचानक से चर्च की जो क्लॉक है वो 12 में स्ट्रक हो जाती है, नहीं 12 बज जाते हैं। और उसके बाद हमारी प्रेयर हुई, और जैसे ही प्रेयर हो गई हमें प्रशियन लोग का ट्रम्पेट सुनाई दिया। वो लोग ड्रिल करके वापस आ रहे थे, और ये सब सुन के देखते हुए एम हेमल अपनी चेयर से खड़े हो गए, और वो काफ़ी घबराए हुए थे, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, और हमने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। इस लाइन का मतलब बहुत बार क्वेश्चंस में आ जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि वो पूरा देखना चाह रहे थे बाहर का भी, इसलिए वो लंबे हो गए थे, क्योंकि खिड़की के बाहर उन्हें देखना था। तो फिर अच्छी तरह से वो पूरा व्यू देखना चाह रहे थे कि सही में वो लोग आ चुके हैं क्या। उनके मन में एक डर सा था। आप लोग देख सकते हैं इस लाइन का अच्छे से मतलब गूगल में दे रखे हैं, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं कि सिग्निफाई द एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। वो थोड़े कॉन्फिडेंस भी थे, मतलब कॉन्फिडेंट भी थे, क्योंकि एम हेमल का जो डिवोट था, यानी जो वो अपनी मदर टंग के प्रति उनकी जो देशभक्ति थी वो जग गई थी एक तरह से। और वो देख रहे थे किस तरह से हमारे जो एल्सेजन लॉरेन है उन्हें अब कैप्चर कर लिया जाएगा, और वो अब कभी नहीं पढ़ा पाएंगे वहाँ अपनी क्लासेस में बच्चों को। तो चलिए अब लेसन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैरा में एम हेमल कहते हैं कि मेरे दोस्तों, मैं मतलब वो आए यानी वो घबराए हुए थे, मतलब घबराए क्या हुए थे, वो बहुत उदास थे। वो कहते हैं कि मैं बट कुछ उनके गले पे फंस जाता है ऐसा लग रहा था, और फिर वो आगे नहीं बोल पाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और चौक लेते हैं, और बियरिंग ऑल with all his might he wrote as large as he could, Vive la France। और जितनी भी उनके पास शक्ति थी, जितना भी वो बड़ा लिख सकते थे, उन्होंने लिखा Vive la France। और फिर वो रुक जाते हैं और अपना सर जो है वो दीवार के अगेंस्ट लीन करते हैं, झुकाते हैं, और बिना कुछ कहे वो हाथ से गेस्चर देते हैं कि आप लोग जा सकते हैं। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल ख़त्म हो चुका है या स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। तो ये जो लाइन, ये जो वर्ड है वाइवे ला फ्रांस, इसमें क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब इस लाइन से क्या सिग्निफाई होते हैं। तो आप पूरी ऊपर से स्टोरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर तो शॉर्ट आंसर तो शॉर्ट में बता सकते हैं। तो वाइवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है वो बहुत ऊंचा जिए, यानी बहुत अच्छा करें आगे। तो इसी लाइन और इसी पैरा के साथ हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, और मैं आगे भी स्टोरीज अपलोड करती जाऊँगी इसके जो भी आगे लेसन्स है उसमें। तो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी या फिर मेरे वीडियोज़ में आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे दूँगी नई वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए। आपको नई वीडियो में क्वेश्चंस के साथ आंसर एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू, बाय बाय। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।